फ्रेंड्स, हम NISM कमोडिटी डेरिवेटिव एग्जाम का 1 to 7 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज हम 8वीं यूनिट पढ़ेंगे। जो यह सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, यह उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो NISM कमोडिटी डेरिवेटिव का एग्जाम देना चाहते हैं और अपना करियर स्टॉक मार्केट में एज ए कमोडिटी डीलर स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकंड, जो पर्सन कमोडिटी मार्केट को अच्छे तरीके से समझना चाहता है, क्योंकि यह पूरा NISM जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट के नॉलेज को प्रेजेंट करता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए स्टॉक मार्केट के लिए। जो NISM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सो उसका जो पूरा सिलेबस है कमोडिटी मार्केट के बारे में क्या क्या चीजें नॉलेज होना चाहिए, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कमोडिटी मार्केट को अच्छे तरीके से जानना एवं समझना चाहते हैं, सो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप कमोडिटी मार्केट को समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, विदाउट नॉलेज आप कमोडिटी मार्केट में एंट्री करते हैं तो कमोडिटी मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। अगर आप समझकर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेड करते हैं, विशेषकर कमोडिटी में फ्यूचर ट्रेड होता है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। या अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF के थ्रू कमोडिटी एक्सपोजर लेते हैं। फिर भी आपको एज ए कमोडिटी मार्केट में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं 8th यूनिट। आज हम 8th 9th 10th कोशिश करेंगे तीनों यूनिट एक ही वीडियो में कवर करें, लेकिन वीडियो के लेंथ के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि कितनी यूनिट कवर हो पाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। जो 8th यूनिट है वो लीगल एवं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कमोडिटी मार्केट रेगुलेशन का, कि मार्केट फेयरनेस हो, इफिशियंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, ग्रोथ हो, स्टेक होल्डर जो ट्रेडर हो उनको लिए प्रोटेक्शन हो, सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। फेयरनेस का मतलब आप समझते हैं, इफिशियंसी का मतलब समझते हैं, ट्रांसपेरेंसी का, ग्रोथ का। स्टेक होल्डर के अंदर आता है पार्टिसिपेट जो करते हैं कमोडिटी में, जैसे ट्रेडर हुआ, हैजर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, स्टेक होल्डर कर लेते हैं। इनके लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक रिस्क रिडक्शन हो, प्रॉपर मार्जिन सिस्टम हो, कोई डिफॉल्ट ना करे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जो कि फाइनेंशियल स्टेबल हो, वोलेटिलिटी वगैरह एक लिमिटेड हो, मार्केट के अकॉर्डिंग हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी एंड एक्सचेंज, ये 3 रेगुलेटरी पूरा कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट की, जिससे कि प्रॉपर फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं, जिससे कि मार्केट प्रॉपर इन चीजों को फॉलो कर सके। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिस्कस कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सचेंज एंड परमिटेड कमोडिटीज फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग, यह गवर्नमेंट का काम है। कंस्टिट्यूशन डिवीजन पावर, सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेरिवेटिव, यूनियन लिस्ट, स्पॉट कमोडिटीज मार्केट, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटी, स्टेट वाइज, क्योंकि स्टेट वाइज प्राइसेस डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए जो एग्री कमोडिटी प्रोडक्ट होता है वह एक्सचेंज लेवल पर किस तरीके से डेरिवेटिव लेवल पे होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशंस पावर डिवीजन तैयार करना। सेबी का रोल क्या है? रेगुलेट करना कमोडिटी मार्केट के बारे में और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना एवं मार्केट डेवलपमेंट करना, कि मार्केट एफिशिएंट फेयरनेस हो और मार्केट ग्रोथ कर सके। पहले जो FCRA रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट था, उसको 2015 में SEC रेगुलेशन, सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट 1992 में चेंज किया गया। ये जो FCRA एक्ट था वो 1952 में था। सेबी सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट जो मार्केट रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जिसे CME बोलते हैं, रिकॉग्नाइज FCRA को 2015 में इस SCRA में कन्वर्ट किया गया। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट था उसको चेंज करके सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 2015 में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2008 में सिंगल एक्सचेंज था, कैन ऑफर ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव एंड अदर सिक्योरिटीज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का था, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज एवं प्रिवेंशन ऑफ अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शंस। ये सारी चीजें कवर की गई जिसकी वजह से प्रॉपर रेगुलेट हो मार्केट। की प्रोविजंस क्या क्या थे? रिकॉग्नाइज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिमुtualization, पावर ऑफ कॉल ऑफ फॉर रिटर्न, मेक अमेंडमेंट वाइज लॉ। यह सिर्फ एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इतना डेप्थ में ये चीजें नहीं पूछता है। रिकॉग्नाइज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो कि सेबी के द्वारा प्रॉपर, जैसे NSE, BSE, MCX, NCDX, या बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या होना चाहिए, कैसे स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन होना चाहिए थ्रू सेबी अप्रूवल, क्या डेफिनेशन है
SCRA सिक्योरिटीज किसे माना गया है? शेयर्स को, डेरिवेटिव को, यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की स्कीम को, सिक्योरिटी रिसीट को, म्यूचुअल फंड को, सर्टिफिकेट को, स्पेशल पर्पज एंटिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इन्हें सिक्योरिटीज माना गया। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR को भी एज ए सिक्योरिटी की तरह बनाया गया है, सिक्योरिटी ट्रीट किया गया, जो अभी लॉन्च हुआ है, जो NSE ने लॉन्च किया है। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या, कितने कैसे डेरिवेटिव को डिफाइन करना है। डेट इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, शेयर्स में होता है, लोन्स में होता है, रिस्क इंस्ट्रूमेंट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरिंग वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें। वैलिडिटी और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, ये देखिए 2021 में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को एज ए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ EGR, सेबी ने गोल्ड मैनेजर रेगुलेशन 2021 फ्रेमवर्क, ट्रेडिंग कैसे होगी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में, ये सारी चीजें की है। फिर 1992 में क्या सेबी, क्योंकि हमारा सेबी 1992 में बना था, तो क्या क्या सेबी के वर्ड क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर है, प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन, सेबी ज्यूरिडिक्शन, सेबी के पावर्स क्या है, इन्फोर्समेंट पावर क्या है, एप्लीकेशंस क्या है FCRA के, सेबी मास्टर सर्कुलर 4 अगस्त को, कंसोलिडेटेड वेरियस सर्कुलर रिलेटेड ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव मिलाया था। ब्रोकिंग एक्टिविटीज के लिए सितंबर 2017 में, जो ब्रोकिंग के थ्रू आपको किस तरीके से कमोडिटी एवं इक्विटीज में ट्रेडिंग होना चाहिए। सिंगल एक्सचेंज फ्रेमवर्क 1 अगस्त को, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव एंड अदर सिक्योरिटीज परमिटेड ऑन सिंगल एक्सचेंज। SCRA डेफिनेशन सिक्योरिटीज, इन SCRA इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स, NSDL एंड CDSL हमारे डिपोजिटरी हैं, इनके लिए मैनेजिंग बोर्ड इशू किया गया EGR के थ्रू। सेम वही डेफिनेशंस है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या क्या प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज, म्यूचुअल फंड को लागू किया गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए कि वह कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एंटिटीज को पार्टिसिपेशन करने के लिए ओनली हैज के पर्पज से कमोडिटी मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, अगर कोई कंपनी लिस्टेड स्टॉक मार्केट में है, तो अगर वह हैजिंग के लिए कमोडिटी मार्केट को यूज करती है, तो वो प्रॉपर सेबी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। RBI का डायरेक्शन ऑफ बैंक की, बैंक को कितना कमोडिटी में एक्सपोजर रख सकते हैं एज ए कोलेटरल। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या है, इंश्योर फेयर इफिशिएंट ट्रांसपेरेंट कमोडिटी मार्केट। रोल सेबी का, इम्पैक्ट ऑफ कमोडिटी, सिग्निफिकेंट ऑफ EGR का क्या है, प्रमोट गोल्ड ट्रेडिंग इन डिमेटलाइज्ड फॉर्म, पर्पज ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स। ये सबके लिए अलग अलग नाम है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन जो है उनके बारे में ये प्रॉपर डिफाइन किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर 3 टायर रेगुलेशन है, मैं उनमें इसीलिए मार्क कर रहा हूँ। अकाउंटिंग एवं टैक्सेशन, अकाउंटिंग गाइडेंस ICI जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ अगर फ्यूचर ऑप्शन में कमोडिटी कंपनियों के लिए अकाउंटिंग रूल्स लाए हैं कि फ्यूचर एवं सॉफ्टवेयर पर्पज ऑफ हीजिंग मिनिमाइज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए लाइबिलिटीज को, एसेट को, कैश फ्लो को यूज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ हीज, 3 टाइप का हीज कर सकते हो, फेयर वैल्यू हीज, कैश फ्लो हीज एवं नेट इन्वेस्टमेंट हीज। हीज आइटम एसेट्स, लाइबिलिटीज और एक्सपोजर ऑफ कैरिंग रिस्क बीइंग हीज्ड, जो आपका रिस्क है एसेट एवं लाइबिलिटीज का, उसका रिस्क को आप हीज कर सकते हो कमोडिटी में। जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ऐसी कंपनियां हीज करती है जो कमोडिटी होल्ड करती है। हिंदुस्तान जिंक है। Hedging instruments, instrument used offset the risk of hedge items, common hedge instruments, forward contract, future and options. Condition of accounting allow only when the exposure are designated for risk management purpose. उतना ही allow है जो risk management करने के लिए है। Definition of fair value. Price received to sell an asset or paid to transfer a liabilities between knowledgeable and billing parties. जो फेयर वैल्यू मार्केट में है एसेट एवं लायबिलिटीज की, उसके अकॉर्डिंग उतना ही अमाउंट का आप हेज कर सकते हो। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या होती है, गेन और लॉसेस ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एडजस्टेड ऑफ द हेज आइटम और रिकॉग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट। फेयर वैल्यू हेज में इनकम स्टेटमेंट में जो गेन लॉसेस होगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही हेज कर सकते हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर हेज अकाउंटिंग, इन्वेंट्री में वैल्यू एट फेयर वैल्यू separately from as to requirement, lower cost or NRV। विशेषकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टर्म है, लोअर कॉस्ट और NRV रिलाइजेबल वैल्यूज है। इसको मैंने डिस्कस करूंगा आने वाले समय में, लेकिन आप इतना समझ लीजिए। कैश फ्लो हेज होता है, यूज्ड हैज वेरिएबिलिटी इन द फ्यूचर कैश फ्लो ड्यू टू द मार्केट रिस्क। जो नियर मार्केट में फ्यूचर प्राइस चेंज होने की वजह से प्राइस में आपको रिस्क हो सकता है, उतने का हिस्सा आप कर सकते हैं हेज, उसे कैश वैल्यू हेज कहते हैं। रिकॉग्नाइज करना गया है इक्विटीज को और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, मतलब बैलेंस शीट में।
Foreign currency hedge may be classified either cash flow hedge and fair value hedge depending on the exposure. आपका किस में exposure है, फॉरेन करेंसी में है कि कैश फ्लो में है, तो वो फॉरेन करेंसी हेज कहलाता है. हेज इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट, हेज डिसीजन मस्ट बी हाईली इफेक्टिव, प्रोटेक्टिंग टेस्टिंग्स, रिस्क रेट्रोस्पेक्टिव टेस्टिंग, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा प्रॉपरली क्वार्टरली बेसिस में. मेथड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू या डॉलर ऑफसेट मेथड के थ्रू. एप्लीकेबिलिटी गाइडलाइन दी गई है आईसीआई के द्वारा. फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, बैलेंस शीट रिकॉग्निशन, क्या कौन के आपको बैलेंस शीट में किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रॉपर क्लासिफाइड करना है कि नॉन करेंट एसेट है, लाइबिलिटीज बेस्ड है, आप किस इंटेंट का मैच्योरिटी तक यूज कर रहे हो. नॉन सेपरेटेबल डेरिवेटिव्स, कैश फ्लो इज एग्जांपल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग, फोरकास्ट सेल्स, एम टू एम गेन लॉसेस, कैश फ्लो इज रिवर्स अंटिल सेल अकर्स. फेयर वैल्यू इज इन्वेंट्री एड, कैश फ्लो इज एडजस्टमेंट, रिक्लासिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, हीज रिजर्व डिस्क्लोजर, ऑप्शन अकाउंट. ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. कैश वैल्यू इज, फेयर वैल्यू इज, अगर ऑप्शन लैप्स होता है उसका क्या है, ऑप्शन अकाउंटिंग सेलिंग कैसे करना है, सेपरेटली करना पड़ता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या है, ऑप्शन एक्सरसाइज कॉल है, ये आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा. कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स सीटीटी, वनली नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में सीटीटी नॉट अलाउड है, वनली एग्री कमोडिटी में एप्लीकेबिलिटी होती है. जो सीटीटी इन फ्यूचर में है 0.01% है, जो ऑप्शन में है 0.05% है. ऑप्शन डिलीवरी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो 0.001% परचेसर को है. सीटी रेट ऑप्शन एक्सरसाइज नॉन डिलीवरी 0.125% है परचेसर को. सीटीजी एग्जम्पशंस ओनली नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी के है एवं प्रोसेस्ड कमोडिटी में. सीटी डिटर्मिनेशन कैलकुलेट डेली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लाइंट कोड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स. स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है. स्टाम्प ड्यूटी है 0.02%, 2 रुपीज पर लाख ट्रांजेक्शन. सीवी टर्नओवर फीस 15 रुपए पर करोड़ 0.0015%, फॉर मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 पर करोड़ 0.001 एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए. सेबी सब्सिडी एग्रीकल्चर ट्रेड फ्री फॉरगॉन डिपॉजिट इनटू फंड प्रमोट द फार्मर एफपीओ पार्टिसिपेशन के लिए फ्री है. यूज ऑफ द सीबी फंड्स सपोर्ट ब्रोकरेज वेयर हाउस एंड पार्टिसिपेशन कॉस्ट ऑफ द फार्मर. जीएसटी एप्लीकेबिलिटी लाइव ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रेडेड सर्विसेज में. जीएसटी कलेक्शन सीजीएसटी एंड एसटी कलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्टेट डिलीवरी, जिस स्टेट में है उसके अकॉर्डिंग सीजीएसटी में एसजीएसटी देना पड़ता है. जीएसटी लिमिटेशन डज नॉट सबमिट मंडी सेस एंड कस्टम ड्यूटी, जो कि आपको नहीं देना है. बायर जीएसटीएन रिक्वायरमेंट, अगर आप बायर है तो आपको जीएसटीएन नंबर रिक्वायरमेंट होता है. ब्रोकरेज जीएसटी चार्ज सेपरेटली ऑन द ब्रोकरेज सर्विसेज, जैसे आपका जो ब्रोकरेज चार्ज बनता है उसके अकॉर्डिंग जो जीएसटी है वो सेपरेट होती है. एक्सचेंज सर्विस जीएसटी, एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग सर्विसेज में. इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स कंप्लायंस एसेंशियल फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए. कुछ कंडीशंस है. फेयर वैल्यू इज इफेक्टिव रेंज 80% इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्चुअल रिजल्ट 125% के बीच में. प्रोस्पेक्टिव हेज इफेक्टिवनेस 100%. ऑफसेट पोजीशन. सीटीटी कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू एप्लीकेबल रेट्स. स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेशन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू 0.02%. सेवी टर्नओवर फीस कैसे कैलकुलेट होती है, मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन कैसे है, फेयर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. जीएसटी ऑन ब्रोकरेज अमाउंट इनटू एप्लीकेबल जीएसटी रेट जो 15% है. इन्वेंट्री हेज अकाउंटिंग किस तरीके से होती है. ऑप्शन एक्सरसाइज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एसेट प्राइस प्लस प्रीमियम ऑप्शन की कॉस्ट कैलकुलेट होती है. 10th यूनिट ये विशेषकर वो है जो अगर आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अगर आप एज ए कमोडिटी डीलर वर्क करते हैं. इंटेग्रिटी, ब्रोकर मस्ट मेंटेन हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी, प्रॉम्प्टिट्यूड एंड फेयरनेस इन ऑल बिजनेस कॉन्डक्ट. देखिए, सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन सेल्फ. सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्लाइंट का इंटरेस्ट फर्स्ट, फिर कंपनी, फिर आप. ड्यू स्किल केयर, आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस की. कौन मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए. ब्रोकरेज के पर्पज से आप मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं करेंगे. नो मैल प्रैक्टिस, ब्रोकर शैल नॉट क्रिएट फॉल्स मार्केट एक्ट अगेंस्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट. फॉल्स मार्केट इंफॉर्मेशन देना, प्रॉपर कंप्लायंस फॉलो करना है सेबी, गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन को. ऑर्डर एग्जीक्यूशन, क्लाइंट ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट बेस्ट प्राइस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स. चाहे आपका कितना बड़ा इन्वेस्टर्स हो चाहे कितना छोटा, उसको बेस्ट प्राइस एग्जीक्यूशन देना है. प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन, सारी चीजें पहले से ही एग्जीक्यूशन, नॉन एग्जीक्यूशन, पेमेंट, डिलीवरी आपको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है. कोलेटरल सेग्रेगेशन, क्लाइंट से कोलेटरल मस्ट बी सेग्रेटेड, मॉनिटर टू प्रिवेंट मिसयूज. कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, प्रॉपर से कॉन्ट्रैक्ट नोट्स प्रोवाइड करना है. ईसीएम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट क्लाइंट कॉन्सेंट पर इशू करना है प्रॉम्प्टली.
कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रॉपर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को मिस यूज नहीं करना है, ना कि डिस्क्लोज करना है। बिजनेस ऑन कमीशन, प्रॉपर क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है क्या ब्रोकरेजेस है, क्या आप उसमें कमीशन अर्न कर रहे हैं। डिफॉल्टिंग क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट डिफॉल्ट करता है तो उसको भी अवॉइड करना है। फेयरनेस, हर क्लाइंट के साथ एक फेयरनेस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सर्विस चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है वो फिर सभी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइस शुड बी सुटेबल टू द क्लाइंट फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, वही एडवाइस देना है जो क्लाइंट के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सही हो। पब्लिक मीडिया एडवाइस, पर्सनल और फैमिली इंटरेस्ट मस्ट बी डिस्क्लोज व्हेन गिविंग पब्लिक एडवाइस। अगर आप कोई पब्लिक एडवाइस दे रहे हैं तो आप अपने पर्सनल एवं फैमिली डिस्क्लोज करेंगे। कंपिटेंस, जो आपको ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए एनआईएसएम कमोडिटी डेरिवेटिव एग्जाम कंपलसरी है एज ए डीलर पोजीशन के लिए। ऑपरेशंस, ब्रोकर को कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शंस, कंपैरिजन इन रिप्लेसमेंट इन बैड डिलीवरीज, क्लाइंट इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट क्लाइंट, डिविडेंड है, बोनस शेयर है, मस्ट बी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, ब्रोकर को मस्ट सेटलमेंट फुलफिल करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक एडवर्टाइजिंग प्रोहिबिटेड ही अनलेस परमिटेड बाय द एक्सचेंज, जब तक एक्सचेंज के द्वारा परमिटेड न हो तो आप पब्लिक एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। नो इंड्यूसमेंट, अनफेयर मेथड टू अट्रैक्ट क्लाइंट फ्रॉम अदर ब्रोकर्स आर प्रोहिबिटेड। आपको ये प्रोहिबिटेड है कि आप अपने जिस कंपनी में काम कर रहे हो चार्ज के मैं वो आप ज्वाइन कर लो सर, ऐसे करके आप से भी वार्डिंग ये प्रोहिबिटेड है। एक्यूरेट रिटर्न, आपको फॉल्स मिसलीडिंग रिटर्न नहीं प्रेजेंट करना है, अकॉर्डिंग टू सेबी एवं एक्सचेंज के रूल के अकॉर्डिंग सबमिट करना पड़ता है। केवाईसी रिलेटेड, नो योर कस्टमर, जब आप अकाउंट ओपन करेंगे किसी क्लाइंट का तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर डेरिवेटिव के लिए, वोलाटिलिटी, लिक्विडिटी, काउंटर पार्टी रिस्क, केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। आईवीपी वेरिफिकेशन होता है, इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एएमएल फ्रेमवर्क पॉलिसी फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्लाइंट रिस्क कैटेगराइजेशन आर रिक्वायर्ड। आप कैश में पैसे नहीं ले सकते, चेक के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू आप पैसे, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। आर रिक्वायर्ड टू नॉन फेस टू फेस क्लाइंट, मल्टीपल अकाउंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी इन द वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, जैसे आईवीपी हुआ, डिजिटल सिग्नेचर, ई ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें इंकरेज करना है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी केआरए के थ्रू आप सीडीएसएल ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन करना है। आपको पेन एवं यूनिक कोड एवं पेन आर मैंडेटरी, ब्रोकर के पास वेरीफाई, क्लाइंट को वेरीफाई करने के लिए होना चाहिए। कमोडिटी रिस्क क्या है? एज ए इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा प्राइस रिस्क होता है, फ्लक्स कमोडिटी प्राइस चेंज होने की वजह से। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है, क्योंकि जो कमोडिटी का प्राइस डिपेंड करता है वो, जैसे एलएमई से लंदन मेटल एक्सचेंज का प्राइस डिपेंड करता है, तो यूएसडी से डिपेंड करता है, जैसे गोल्ड एवं सिल्वर का प्राइस यूएस डॉलर से, मतलब यूएसए मार्केट से डिपेंड करता है। लिक्विडिटी रिस्क है, क्योंकि लैक ऑफ लिक्विडिटी कम है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, जिससे डिफॉल्ट रिस्क भी होता है, इसलिए ये भी आपको इन्वेस्टर को अपडेट करना है। नॉलेज रिक्वायरमेंट, क्योंकि कमोडिटी मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यह स्पॉट प्राइस पे डिपेंड करता है और फॉरेन के प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर एलएमई में कॉपर का प्राइस चेंज होगा तो हमारे स्टॉक मार्केट में चेंज होगा। अगर यूएसए में नेचुरल गैस का प्राइस चेंज होगा तो हमारे स्टॉक मार्केट में प्राइस चेंज होगा कमोडिटी का। तो इसलिए आपको ये चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्टर डिविडेंड्स एवं रिडक्शन मैकेनिज्म क्या है, जो कि दो है। इन्वेस्टर गिवनेंस डिविजन्स प्रॉपर बनाया गया है। पर्सन कंप्लायंस टाइप्स, मार्जिन डिस्प्यूट, डे इन फंड्स एंड सर्विसिंग इश्यूज, फाइलिंग गाइडेंस, आप कंप्लेंट शुड बी रिटन साइन नॉन फ्रिवलेस एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप ग्रीवेंस मैकेनिज्म है। दो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्कोर में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो आपको रेजोल्यूशन टाइम है विद इन 21 डेज के अंदर उसे रेजोल्यूशन देना पड़ता है। आप ऑनलाइन से भी स्कोर में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन रेजोल्यूशन मेथड है, पर्पस क्या है, रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू सर्विस, ट्रेडिंग, कंप्लायंस इशू। प्रोसेस क्या है, कंप्लेंट फाइलिंग, कंडीशन 28 डेज के अंदर आपको रेजुलेशन देना पड़ेगा, नहीं आर्बिट्रेशन के थ्रू वह प्रोसेस को रिजॉल्व किया जाता है। सो इसमें मैंने 8, 9, 10 तीनों चैप्टर कवर कर रखा है और आज से यह पूरा सीरीज खत्म होता है। लगभग इसके 8 वीडियो हुए और 2 रिवीजन वीडियो, ओवरऑल 10 वीडियो हैं। आप ये 10 वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए। मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है पूरे 10 वीडियो को आप 3 से 3.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 2.5-3 घंटे की तो मूवी हम लोग एक बार में देख लेते हैं, तो ये 3 घंटे का वीडियो बहुत ही आसानी से आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप विद इन एक वीक में 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर तो इजिली आप कमोडिटी डेरिवेटिव का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट ऐसे वीडियो के लिए चाहिए तो आप मेरा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।